हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 53। शिवम और मुरारी एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकल चुके थे। शिवम नहीं चाहता था इन सब बातों का असर वंश और मुन्ना की पढ़ाई और जीवन पर पड़े, इसलिए उसने मुन्ना से कहा कि वह इन सब बातों को भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मुरारी ने जो रायता फैलाया था उसे समेटने के लिए वह पार्टी ऑफिस चला गया। शिवम और मुरारी को फंसाने के चक्कर में किशोर खुद फंस गया। जैसे ही वह थाने पहुंचा उसे डिपार्टमेंट से फोन आया कि 2 दिन के अंदर अंदर एक्सप्लेनेशन दे। शिवम भी घर चला आया। पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ और टेंशन से शिवम मानसिक तौर से काफी थक चुका था। घर आकर वह सीधा अपने कमरे में चला आया। सारिका ने शिवम को देखा तो उसके लिए 1 कप चाय बनाई और कमरे की ओर बढ़ गई। सारिका ने चाय का कप शिवम के सामने रखा और कहा, क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। सरू, बैठो ना, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। शिवम ने सारिका का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा। शिवम की आंखों में परेशानी देखकर सारिका समझ गई जरूर कुछ तो हुआ है। उसने शिवम के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हाँ शिवम जी, कहिए क्या बात है। शिवम कुछ देर सारिका को देखता रहा और फिर उसे सारी बातें बता दी। सारिका के चेहरे पर कभी डर तो कभी परेशानी के भाव आते रहे। अपनी बात खत्म करते हुए शिवम ने कहा, पर अब सब ठीक है सरू। हमने मुरारी से कहा है उसने जो गलती की है उससे सुधार करे। साथ ही मुन्ना को भी इन सब से दूर रहने को कहा है। लेकिन आपके उस जो शुगर फैक्ट्री वाले सपने का क्या? उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। सारिका ने कहा, सरू, उसे हम कभी भी पूरा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जरूरी था हमारे परिवार का सुरक्षित होना, इस शहर का सुरक्षित होना। खैर ये सब छोड़ो, बाबा कैसे हैं? शिवम ने पूछा। बाबा की तबीयत ठीक है, सारिका ने कहा और फिर धीरे से बड़बड़ाई, और ये खबर सुनकर उनकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। सरू, वंश कहाँ है? हमने कल से उसे देखा नहीं है। शिवम को अचानक से वंश की याद आई। हम आपसे कुछ कहें तो आप यकीन करेंगे? सारिका ने कहा। क्यों नहीं करेंगे? वंश ठीक तो है ना? कहीं उसने फिर से कोई गड़बड़? शिवम कहते कहते रुक गया। वो ठीक है, लेकिन कल वो पूरा दिन बस अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। सारिका ने कहा। ये तो अच्छी बात है ना सरू, एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसे में पढ़ाई करना उसके लिए जरूरी भी है। पूरा साल तो उसने वैसे भी घूमने और मस्ती करने में निकाल दिया। शिवम ने कहा। हाँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, हम जरा आई का हाथ बटा देते हैं। सारिका ने उठते हुए कहा। सरू, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ पक रहा है क्या? शिवम ने पूछा। सारिका मुस्कुराई और कहा, इन दिनों काम और परेशानियों के चलते आप भूल गए कि कल मकर संक्रांति है। हम और आई उसी की तैयारियां कर रहे हैं। सारिका ने कहा। ओह, हम तो भूल ही गए थे। ठीक है, आप जाओ, हम काशी से बात कर लेते हैं। शिवम ने कहा तो सारिका वहां से चली गई। शिवम के कहने पर मुन्ना पहले कॉलेज गया, वहां का जायजा लिया और फिर वापस घर चला आया। मुरारी दिन भर अपने पार्टी ऑफिस ही था। दोपहर तक सभी लोग मुरारी की बातों से सहमत भी हो गए, और हो भी क्यों ना, इतने सालों में मुरारी ने कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करके मुरारी घर जाने को हुआ तो उसे याद आया कि कल मकर संक्रांति है। उसने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कल अपने घर पर इनवाइट किया और घर चला आया। मुरारी के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया, लेकिन उसे अपने 17 लाख जाने का दुख भी था। शाम में मुन्ना वंश से मिलने शिवम के घर चला आया। वंश अपने कमरे में नहीं था तो मुन्ना वापस नीचे चला आया। सामने से आते सारिका ने मुन्ना को देखा तो वह उसके पास चली आई और कहा, मुन्ना। हाँ बड़ी माँ, मुन्ना ने कहा। थैंक यू सो मच। इस परिवार के लिए तुमने जो कुछ भी किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे बेटा। सारिका ने प्यार से मुन्ना के हाथों को थामते हुए कहा। बड़ी माँ, आप शर्मिंदा कर रही हैं। हमने ये सब अपने परिवार के लिए किया, इसमें थैंक यू कैसा? हमने वही किया जो हमें ठीक लगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े पापा और पापा दोनों गलत नहीं हैं। तुम नहीं जानते मुन्ना तुमने क्या किया है। तुम्हें ये सामान्य लग रहा होगा, पर ये नहीं, ये बहुत खास है। हमने सबसे एक बात छुपाई कि बाबा को अटैक आने के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि केसर था। उसने बाबा को डराया धमकाया कि वह शिवम जी से कहकर उस जमीन के कागज उन्हें दे दे।
बाबा कई दिनों से परेशान थे, लेकिन आज जब उन्हें ये सब पता चला तो वे खुश थे, और इस खुशी की वजह तुम हो मुन्ना, इसलिए थैंक यू। सारिका ने कहा तो मुन्ना मुस्कुराने लगा और कहा, बड़ी माँ, केसर हमारा टारगेट नहीं था। उस दिन जब हम हॉस्पिटल आए थे तब हमने आपकी और बाबा की बात सुन ली थी। आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा। हम चाहेंगे आप ये सब भूल जाएं। तुम कुछ खाओगे? सारिका ने प्यार से मुन्ना के गाल को छूकर कहा। नहीं बड़ी माँ, हम वंश को ढूंढ रहे हैं, वो अपने कमरे में नहीं है। मुन्ना ने कहा, वो शायद ऊपर छत पर है, तुम चलो, हम दीना से कहकर तुम्हारे लिए कुछ भिजवाते हैं। सारिका कहते हुए किचन की तरफ चली गई। मुन्ना ऊपर आया तो देखा वंश छत पर बैठा पतंगों में धागे बांध रहा है। मुन्ना उसके पास आया और कहा, ये सब तू क्या कर रहा है? अरे मुन्ना, तू आ गया, चल इधर आ और बता कल कौन से मांझे से पतंग उड़ाएं। वंश ने कहा, वो सब बाद में, पहले तू ये बता कि कल तू दिन भर था कहाँ, और आज भी हम तुझसे मिलने आए लेकिन तू मिला नहीं, ना तू कॉलेज आया ना घर पे, हुआ क्या है? मुन्ना ने पूछा। मैं थोड़ा बिजी था, वंश ने अपनी पतंगी समाते हुए कहा। अच्छा, किस काम में बिजी था तू? तू जानता भी है इन 2 दिनों में क्या हुआ? मुन्ना ने कहा। मुन्ना, अगर ये बातें तेरे पॉलिटिक्स से रिलेट है तो मैं बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं हूँ। वंश ने कहा तो मुन्ना उसके पास आया, उसके हाथ से पतंगे ली और साइड में रखकर कहा, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? पागल है क्या? मैं तुझसे क्या छुपाऊंगा? कुछ भी। माँ ने तुझे बताया नहीं मैं कल पूरा दिन पढ़ाई कर रहा था और मैंने किसी के अकाउंट को भी नहीं छेड़ा। कहते कहते वंश ने अपनी जीभ अपने दांतों तले दबा ली। उसने खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया। मुन्ना ने सुना तो समझ गया। उसे जो शक था वह यकीन में बदल चुका था। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधा और कहा, तो अब खुद से बताओगे या हम उगलवाएं? वंश ने थोड़े आड़े टेढ़े मुंह बनाए, कभी अपने होठों को चबाया और फिर कहने लगा, अब जब जान ही चुके हो तो क्यों ना आराम से चाय पीते हुए बात करें। मुन्ना ने पलट कर देखा, दीना उनके लिए चाय लेकर आया था। मुन्ना और वंश छत की दीवार पर आकर बैठ गए। दोनों ने चाय का कप अपने हाथों में उठाया और पीने लगे। मुन्ना ने वंश की तरफ देखा तो वंश ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, बता रहा हूं ना, घूर क्यों रहा है? वो शाम तुम्हें याद होगा, हम दोनों बाहर गए थे, तब उस रिसोर्ट पर मैंने तुम्हें एक आदमी से बात करते देखा था। हालांकि मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे लोगों से बात करते हुए पहली बार देख रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैंने उस आदमी की फोटो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सेंड की, तो पता चला कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। लेकिन एक क्रिमिनल से तुम क्यों मिलोगी, ये सोचकर मैं परेशान हो रहा था। मैं चाहता था हम देर रात तक बाहर रुके ताकि वापसी में मैं तेरे घर रुक जाऊं। मैंने तुझे घाट चलने को कहा क्योंकि वही एक जगह है जहां जाने के लिए तू खुशी खुशी मान जाता है। हमने कुछ वक्त साथ बिताया और वही हुआ जो मैं चाहता था। तू हमेशा अपने लैपटॉप से चिपका रहता है, ऐसे में तेरे सामने उस पर कुछ काम करना मुश्किल था। इसलिए जब तू सो गया तो मैं तेरा लैपटॉप लेकर तेरे हॉल से बाहर आ बैठा, और उसे खोलने पर जो सामने आया वो देखकर एक बार तो मेरा दिमाग भी ब्लॉक हो गया। लेकिन मैं समझ गया कि जरूर किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में हूं। इसलिए रात भर मैं सब चेक करता रहा। वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने पेन ड्राइव में कॉपी करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाया। इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारा लैपटॉप चुराना पड़ा और मैं उसे घर ले आया। तू मुझसे मांग भी तो सकता था, पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे पापा। मुन्ना ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। फंसे तो नहीं ना, वंश ने कहा तो मुन्ना उसे देखने लगा। मुन्ना ने वंश को घूरा तो वंश ने मुन्ना से नजर हटाई और सामने देखते हुए कहने लगा, जब घर में बैठकर मैं वो सब देख रहा था तो मुरारी चाचा का अकाउंट मेरे सामने आया और मैंने उसे हैक कर लिया। उनके अकाउंट में जो पैसा था उनमें से वो जरूर फंसेंगे सोचकर मैंने उन पैसों को ट्रांसफर कर दिया। ये तो हम भी कर सकते थे वंश, तुमने ये रिस्क क्यों लिया? अगर तू इन सब में फंस जाता तो? मुन्ना ने कहा। मुन्ना, तुम भले मुझसे 25 मिनट बड़े हो, लेकिन तुम में ना दिमाग नहीं है, बल्कि मुझ में ना तुमसे ज्यादा दिमाग है। तुम मुरारी चाचा के अकाउंट से वो पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, फिर बैंक वालों के साथ साथ इनकम टैक्स वालों को भी पता चल जाता, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी रकम किसी को ट्रांसफर नहीं की जाती। वंश की बात सुनकर मुन्ना सोच में पड़ गया और फिर कहा, तो तुमने क्या किया?
वंश मुस्कुराया और कहा, मैंने उन सारे रुपयों को टुकड़ों में बांटा और अपने कॉलेज ग्रुप के हर लड़के के अकाउंट में 5-5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ अपने फेसबुक फ्रेंड्स को, कुछ चैरिटी अकाउंट्स में, तो कुछ बनारस में ही जरूरतमंद स्कूल को। इससे अगर कोई उन पैसों का रिकॉर्ड निकालना भी चाहे तो मुरारी चाचा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिनको पैसा ट्रांसफर किया गया है उनका तुम्हारे पापा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो सबको लगेगा कि उन्होंने मदद की है। मुन्ना ने सुना तो वंश की तरफ देखने लगा और कहा, और तूने इतना बड़ा रिस्क ले लिया? अरे क्यों नहीं लेंगे रिस्क, चाचा विधायक हैं हमारे, अब ऐसे थोड़े ना उनकी इमेज खराब होने देंगे। वैसे भी हमें नहीं लगता मुरारी चाचा कभी ऐसा कुछ करेंगे। वंश ने कहा, थैंक यू, तुमने सही वक्त पर सही काम किया है। मुन्ना ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। एक आखिरी मुसीबत से वंश ने उसे बाहर जो निकाल दिया था। इतनी इज्जत, अच्छा लग रहा है, थोड़ा और बोलना यार मेरे बारे में प्लीज, वंश ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा। तो मुन्ना मुस्कुराने लगा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे गले लगाते हुए कहा, हमें नहीं पता था तू असल जिंदगी में भी इतना बड़ा एक्टर है। दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करने लगे। मुन्ना को न जाने क्यों शरारत सूझी व वंश को गुदगुदी करने लगा और फिर दोनों एक दूसरे को वहीं बैठे परेशान करने लगे, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। सूरज अस्त होने लगा, दोनों मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। अगली सुबह मुरारी के यहाँ पतंगबाजी का प्रोग्राम था। सब कार्यकर्ताओं और उनके बच्चे वहां मौजूद थे। महिलाएं एक तरफ अपना प्रोग्राम जमा रही थी। मुरारी ने शिवम और बाकी घर वालों को भी आने को कहा। सुबह 10 बजे के आसपास वे लोग भी आ गए। बाबा की तबीयत ठीक थी इसलिए बाबा भी चले आए। मुन्ना ने काले रंग का कुर्ता और जींस पहन रखी थी तो वंश ने जींस और कैप वाली सफेद टी शर्ट और उस पर डेनिम जैकेट। वंश ने आंखों पर धूप वाला चश्मा लगा रखा था। उसने तो आते ही पतंग उड़ाना शुरू भी कर दिया। उसने मुन्ना को चैलेंज किया तो मुन्ना ने पतंग मांझा लेकर मैदान में चला आया। उसकी चरखी सारिका ने आकर पकड़ ली तो वंश ने कहा, माँ ये तो चीटिंग है, मुन्ना की चरखी क्यों पकड़ी आपने? क्यों, तुझे जलन हो रही है क्या? मुन्ना ने अपनी पतंग आसमान में खुली छोड़ते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। मैं क्यों जलूं, कोई इस चरखी को पकड़ेगा? वंश ने भी ऊंची आवाज में कहा। पास ही कुछ लड़कियां थी, सभी चली आई। वंश ने मुन्ना की ओर देखा और भवें उचकाई तो मुन्ना हंसने लगा और अपना ध्यान पतंग में लगा लिया। दोनों भाई में जबरदस्त कंपटीशन था। मुरारी वंश की तरफ चला आया और उसको तरीके बताने लगा, लेकिन मुरारी के तरीके से वंश की ही पतंग कट गई। उसने खा जाने वाली नजरों से मुरारी को देखा तो मुरारी अनजान बनकर वहां से चला गया। मुन्ना वंश के पास आया और कहा, बड़े भाई से पंगा नहीं लेते वंश, इस बार देखना किसकी पतंग कटती है, एक एक और हो जाए। वंश ने दूसरी पतंग उठाते हुए कहा। मुन्ना ने देखा सामने से किशोर चला आ रहा है, कहीं फिर से कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे सोचकर मुन्ना ने वंश से कहा, तुम चलो हम आते हैं। मुन्ना किशोर के पास चला आया और उसको बीच में ही रोक लिया और कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? हमें विधायक जी से मिलना है, किशोर ने कहा, लेकिन आज उसकी आवाज में ना रौब था ना ही अकड़। कल जो कुछ हुआ उसके बाद हमें नहीं लगता कि पापा इस वक्त तुमसे मिलेंगे। बिना किसी सबूत किए आपने पापा का नाम उछालने की कोशिश की है, वो इस वक्त बहुत नाराज हैं आपसे। मुन्ना ने कहा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कल के लिए हम विधायक जी से माफी मांगने आए हैं। किशोर ने कहा। किशोर माफी मांग रहा है, ये बात मुन्ना को हजम नहीं हुई, इसलिए उसने कहा, आप माफी मांग रहे हैं? यकीन नहीं होता। मुन्ना हमारी मजबूरी समझो, कल जो कुछ हुआ उसके बाद ऊपर से प्रेशर आ रहा है। 1 हफ्ते में हमें सस्पेंड करने के ऑर्डर मिल चुके हैं। अगर विधायक जी ने ये कमिश्नर सर से बात करके हमारा सस्पेंशन ऑर्डर रुकवा दें तो हम कसम खाते हैं आज के बाद ईमानदारी से अपना काम करेंगे और विधायक जी और उनकी फैमिली से दूर भी रहेंगे। किशोर ने मिमियाते हुए कहा। लेकिन ये हुआ कैसे? मुन्ना ने पूछा। सब हमारी ही गलती है। एक भले इंसान ने हमें उन सब लोगों के खिलाफ सबूत दिए और हमने उसी को धोखा दे दिया। बाकी सबके साथ साथ उसने नए कमिश्नर को हमारे खिलाफ भी सबूत दे दिए। हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हम ये गलती सुधारना चाहते हैं। मुन्ना, तुम उनके बेटे हो, तुम जानते हो ऐसे मामलों में थोड़ी पॉलिटिक्स तो चलती है, किशोर ने कहा। मुन्ना ने अपने कुर्ते की बाजू ऊपर चढ़ाई और कहा, हमें राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है।
किशोर ने सुना तो उसकी नजर मुन्ना के हाथ पर चली गई, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था महादेव। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 53। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए, क्या उस रात किशोर को फाइल देने वाला मुन्ना ही था? क्या मुरारी करेगा किशोर की मदद और रुकवाएगा उसका सस्पेंशन ऑर्डर? मुरारी को वापस मिलेंगे उसके 17 लाख रुपए, या वो भी हो गए डोनेट? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।